Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study the air masses. Now, if we define the air mass is a large body of air with temperature, pressure and moisture conditions uniform throughout its mass but changed by the environment through which it passes. एयर मास एक हवा का बहुत बड़ा पार्सल होता है जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी ये सिमिलर रहती है, लेकिन जब ये किसी रास्ते से गुजरता है, किसी जगह से गुजरता है, तो उसके साथ साथ फिर ये चेंज होता रहता है। एयर मास बहुत बड़े साइज का हो सकता है और किसी भी शेप का हो सकता है। साइज वेरी करता रहता है और शेप भी चेंज हो सकता है। इसका बहुत बड़े बड़े इलाकों पर ये फैले होते हैं और आजकल जो हमारे यहाँ पर अमूमन हम मौसम की खबरों में देखते हैं कि वेदर सिस्टम आ रहा है, तो दे आर बेसिकली द एयर मासेस जो हमारे मुल्क की तरफ आ रहे होते हैं। एयर मासेस को अगर हम देखें तो इनमें जो इनकी हॉरिजॉन्टल एरिया है, इसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है शुरू से लेकर आखिर तक, और प्रेशर भी सेम रहता है, ह्यूमिडिटी भी सेम रहती है। थोड़ा सा वर्टिकली इसमें डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये एक एयर मास नहीं है। बहुत थोड़ा सा चेंज होता है, यानी कंडीशंस जो नॉर्मली चेंज होती हैं, जो आप ऊपर जाते हैं उतनी स्पीड से यहाँ पर चेंज नहीं होती। एयर मासेस जो बनते हैं वो बिल्कुल होमोजीनियस एरियाज के ऊपर बनते हैं, जहाँ पर कोई विंड्स ना हो, कोई पहाड़ियाँ ना हो, वादियाँ ना हो, दरमियान में बहते हुए कोई दरिया ना हो, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्म एरियाज के ऊपर ये बनते हैं। और उन यूनिफॉर्म एरियाज को वो जहां पर भी इनको प्रोवाइड हो जाते हैं उनको फिर हम कहते हैं सोर्स रीजन्स। तो एयर मासेस को जब हम डिटेल से स्टडी करते हैं दुनिया के नक्शे पर, या आप वेदर मैप को चेक करते हैं, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइप्स के एयर मासेस होते हैं। उन सब को समझना, उन सब को एक्सप्लेन करना वो लेक्चर में मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं जिसकी बुनियाद पर फिर आपके सामने जो भी एयर मास आएगा, जो भी उसका नाम होगा, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे इजीली। तो जहां पर एयर मासेस बनते हैं उस एरिया को हम कहते हैं सोर्स रीजन, और इसी सोर्स रीजन की बुनियाद पे हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एयर मासेस हैं तो उनके सोर्स रीजन अब कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं, वो पोलर एरिया होते हैं या ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। सोर्स रीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वहां पर विंड्स ना हो, वहां पर फिजियोग्राफिक चेंजेस, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, वाटर बॉडीज इस किस्म के ना हो, क्योंकि वो फिर इसको यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एज्यूम करने के रास्ते में वो रुकावट बनते हैं। इसलिए सोर्स रीजन हमेशा वो होते हैं जहां पर कोई फिजियोग्राफिक चेंज नहीं होती, कोई विंड्स तेज नहीं चलती हैं। तो इन्हीं सोर्स रीजन की बुनियाद पर फिर हम अपने एयर मासेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनकी पहली क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम टाइप, वो इन्हीं की बुनियाद पर होते हैं। जो पोलर एरियाज में बनते हैं उनको हम कहते हैं पोलर एयर मासेस, और जो ट्रॉपिकल एयर मासेस बनते हैं उनको हम ट्रॉपिकल एयर मासेस कहते हैं। पोलर वालों को हम पी से जाहिर करते हैं और ट्रॉपिकल वालों को हम टी से जाहिर करते हैं। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज और पोलर एरियाज। अब हमारा एयर मास के जो सोर्स रीजन की बुनियाद पे टाइप हैं वो दो हैं, ट्रॉपिकल और पोलर। ये ट्रॉपिकल पोलर एरिया है, आप देखें बहुत बड़ा आइस शीट है जिसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, कोई वैलीज नहीं है, कोई विंड्स यहाँ पर नहीं चल रही। तो यहाँ पर एयर मास बनने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये है हमारे पास ट्रॉपिकल एरियाज के ग्रास लैंड्स, जहाँ पर बड़े बड़े मैदान होते हैं और विंड्स नहीं चले अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अच्छे खासे एयर मासेस बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एयर मास बन रहा है वो समंदर के ऊपर बन रहा है या कॉन्टिनेंट के ऊपर बन रहा है। अगर समंदर के ऊपर बन रहा है तो उसको हम कहते हैं मैरीटाइम, और अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर बन रहा है तो हम उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल। अब हमारे पास चार टाइप्स आ गई, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर। ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये हमारे ओशंस हैं। तो अगर ओशंस के ऊपर आप बने, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बन सकते हैं ये एयर मासेस, जहां पर इनको इस किस्म की कंडीशंस मैसर आ जाए, लेकिन जो मेन एरियाज हैं वो पोलर हैं और ट्रॉपिकल एरियाज हैं। तो यहाँ पर अगर ये समंदर के ऊपर बनते हैं तो हम इनको फिर कहते हैं मैरीटाइम, और अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर बनते हैं तो हम इनको कहते हैं कॉन्टिनेंटल। अब इसके बाद ये जिस एरिया से गुजरते हैं
उस एरिया के मुताबिक अगर ये गर्म है तो फिर हम इनको वार्म एयर मासेस कहते हैं, अगर उसके मुकाबले में ये ठंडे हैं तो हम इनको काल्ट, जो कि कोल्ड जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, के से हम इनको जाहिर करते हैं। अब अगर एक जो एयर मास है वो ट्रॉपिकल एरिया में बना है और कॉन्टिनेंट के ऊपर बना है, लेकिन वो फिर ऐसे एरिया की तरफ मूव कर रहा है जो उससे ठंडे हैं, तो उसके लिए ये एयर मास गर्म होगा। इसको अब हम कहेंगे CTW, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, क्योंकि ये पोल की तरफ जा रहा है और वहां पर जो एरिया है उससे ये हवा गर्म है। जो दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल में तो बन गया, लेकिन ये इक्वेटर की तरफ आ रहा है। अब इक्वेटर की तरफ चूंकि जमीन गर्म है, उससे ये ठंडा है एयर मास, इसलिए हम इसको काल्ट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल काल्ट। यानी एयर मास जहां पर बना है उसमें उस एरिया की खुसूसियात होती हैं। अब ये जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ ये फ्लो कर रहा है, तो उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में हम इसकी कंडीशंस को देखते हैं। अगर ये गर्म है उसके मुकाबले में तो हम W उसके साथ लगा लेते हैं, और अगर उसके मुकाबले में ठंडा है तो K लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अब ये जिस एरिया से जा रहा है वहां पर अगर बिलफर्ज कोई छोटे छोटे पहाड़ हों, तो वो पहाड़ इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर देते हैं। या जिस एरिया से ये गुजर रहा है वहां पर कोई एक बहुत गर्म एरिया है, उस गर्म एरिया के ऊपर जब एयर मास जाता है तो नीचे वाली हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करती है, लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। अब फिर उसी एयर मास को हम लेते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में बना था, जो कि मैरीटाइम बिलफर्ज है, ट्रॉपिकल एरिया के समंदर के ऊपर बना था, और जो कि उस एरिया से गर्म है, जिस एरिया की तरफ वो जा रहा है, मींस पोल की तरफ जा रहा है, और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कोई एरिया समंदर है या मैदान है उसकी तरफ जा रहा है, तो ये MTWS होगा। और अगर वो वही एयर मास ऐसी एरिया के ऊपर से मूव कर रहा है जहां पर पहाड़ियां हैं या जहां पर बहुत ज्यादा कोई छोटा सा पेच गर्म इलाका है, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, तो फिर हम इसको कहते हैं ट्रॉपिकल मैरीटाइम वार्म अनस्टेबल एयर मास। अब एक मतलब फिर इसको रिवाइज करते हैं कि एयर मासेस दो किस्म के एरियाज में बनते हैं, मोस्ट ऑफन पोलर एरियाज में और ट्रॉपिकल एरियाज में। पोलर और ट्रॉपिकल दोनों में या तो ये कॉन्टिनेंट के ऊपर बनेंगे या ये समंदर के ऊपर बनेंगे। समंदर के ऊपर बनेंगे तो मैरीटाइम कहलाएंगे, कॉन्टिनेंट के ऊपर बनेंगे तो कॉन्टिनेंटल कहलाएंगे। अब इनका नाम होगा CP या MP। यहाँ पर ट्रॉपिकल में बनेंगे तो MT या CT। इसके बाद ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, अगर उस एरिया के मुकाबले में ये गर्म है तो फिर हम उसके साथ CTW लगा देते हैं, अगर उसके मुकाबले में ये ठंडे हैं तो उसके साथ हम K लगा देते हैं। फिर वो जिस एरिया की तरफ जा रहे हैं, अगर उसके मुकाबले उस एरिया में इनकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, अनस्टेबल हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई गर्म एरिया इनके रास्ते में आ गया है या कोई फिजियोग्राफिक चेंज आ गया है, कोई छोटी पहाड़ी सिलसिले हैं जिनको ये एयर मास क्रॉस कर रहा है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी इनकी चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर हम इसको U कहते हैं, MTW U मीन्स अनस्टेबल। और अगर किसी मैदान के ऊपर वो जा रहा है तो वो फिर स्टेबल रहता है। तो अगर आपके पास किसी एक एयर मास का नाम आ जाए तो उससे आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला अभी ले रहे हैं MPKU। P मीन्स ये पोलर एरिया में बना, M मीन्स पोलर एरिया के किसी समुद्री एरिया के ऊपर बना, K मीन्स ये पोलर एरिया के समुद्री एरिया की तरफ बना, लेकिन ये जिस एरिया की तरफ मूव कर रहा है उसके मुकाबले में ये ठंडा है, यानी ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब ये ठंडा एक एयर मास है जो कि मूव कर रहा है, लेकिन रास्ते में इसको कोई दरिया इसके रास्ते में आ गया या कोई छोटा पहाड़ी सिलसिला आ गया या कोई शहर आ गया जहां पर अर्बन हीट मौजूद होती है, उसकी वजह से इसमें जो नीचे वाली हवा थी वो गर्म हुई और कन्वेक्शन शुरू हो गई, लिहाजा उसकी स्टेबिलिटी खराब हो गई, तो फिर हम इसको कहेंगे अनस्टेबल। मैरीटाइम, पोलर, काल्ट, अनस्टेबल, ये हमारे पास एयर मास आ जाता है। अगर आप ये जो आखिरी 16 नाम है, 16 टाइप्स ऑफ एयर मासेस हैं, इनको अगर आप याद कर लें तो अब आपके सामने कोई भी एयर मास आ जाए तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे कि ये कहाँ बना, किस तरफ जा रहा है, स्टेबल है, ठंडा है, गर्म है, ये सारी चीजें आप इन नामों से समझ सकते हैं। और अगर आप ये क्लासिफिकेशन याद कर लें तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि यू विल हैव एटलीस्ट 16 हेडिंग्स टू राइट अबाउट।
तो देयरफॉर दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो बहुत